प्रोसीजर्स हैं ये कंटिन्यूअसली हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं और यही जो प्रोसेस है ये जो हमारी लाइफ को मेंटेन कर चल रहे हैं, बैलेंस कर चल रहे हैं, इन्हीं सारे प्रोसीजर्स को बोला जाता है द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस आएंगे? सांस ले रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं चीजों को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीजें हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें जिंदा रहने में मदद करती हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो तब भी हो रही होती है जब हम सो रहे होते हैं और तब भी जब हम जागे हुए हैं, राइट? तो इन्हीं सबको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। The maintenance of living organisms is essential even if they are moving, resting, even sleeping। सारे प्रोसेसेस में हम लोगों की लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इन लाइफ प्रोसेसेस में हम किन किन को देखते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि किस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि कोई भी कभी भी तुमसे बोले कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तब डाइजेशन का मतलब होता है चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ना कि वो तुम्हारे सेल के अंदर जाकर उससे एनर्जी बनाने के लायक बन सके, तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो जो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, अब ये जाएगा भी ना तुम्हारे सेल तक, तो वो जो जाने का प्रोसीजर है उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा था सिर्फ सांस लेना नहीं होता रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन लेना सांस के थ्रू और उसके बाद में उसी ऑक्सीजन की मदद से वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो तुमने खाना तोड़ा था उससे एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद में एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमें बाहर निकालना जरूरी है। क्यों है जरूरी? इसलिए है क्योंकि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में खाना जो वेस्ट है वो रखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और हमें हमारे शरीर से, हमारे जीवन से टॉक्सिसिटी को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे आ जाता है एक्सक्रीशन। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो स्पीशीज है उसको अगर कंटिन्यू करना है हम लोगों को तो फिर क्या होगा, हमें रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये हमारा है, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स से ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिससे हम एनर्जी ले सके, राइट? तो उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। यानी कि खाने को खाना, क्या हम किस तरह से हम लोग चीज को खा रहे हैं उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड। किस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को इंजेस्ट कर रहा है, खाने को खा रहा है, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। अब इसके भी कैसे प्रकार हो सकते हैं? सब एक ही तरह से खाते हैं भाई खाना? नहीं, इसके भी प्रकार होते हैं। तब इस चीज को सबसे पहले समझो। न्यूट्रिशन बेटे दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हेट्रोट्रॉफिक। हम लोग क्लास 6 से पढ़ते ही आए हैं क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जहां पे हम खुद अपना खाना नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी बना रही है इसलिए हम हेट्रोट्रॉफिक है, नहीं। मतलब होता है जहां पे हम खुद अपना खाना नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी बना रही है इसलिए हम हेट्रोट्रॉफिक है, नहीं। खुद का खाना ना बनाने का मतलब है कि हम लोग रॉ मटेरियल्स जो है वो भी खुद से नहीं बना पा रहे हैं। रॉ मटेरियल्स खुद से कौन बनाते हैं? ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से बना पाते हैं, और साथ ही में कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद से बना पाते हैं, राइट। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी प्रकार होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी प्रकार होते हैं, तो इनकी बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में जो लाइट की मदद से बनाते हैं उनको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। लाइट की मदद से खाना बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो होते हैं कुछ प्लांट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल्स की मदद से खाना बनाते हैं, उनको बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, और ये होते हैं कुछ सर्टेन बैक्टीरिया। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक, जो खुद से खाना बनाते हैं, खुद से रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं तो हम किस तरह खाना खाते हैं? हम खाने को इंजेस्ट करते हैं। तुम पिज्जा खाते हो, ठीक है, मैं तो बहुत सारा खाती हूँ, बहुत पसंद है, अभी याद नहीं करना चाहती, ठीक है। अब पिज्जा जब हम खाते हैं तब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा शरीर तोड़ता है और उससे जो एनर्जी है उसको ले लिया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, यानी हमारे शरीर में इंटरनल डाइजेशन हो रहा है, शरीर के अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ इस पे? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो शरीर के बाहर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको भी देखते हैं। सबसे पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि वो न्यूट्रिशन जहां पे चीजों को अंदर, हमारे अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंटरनल डाइजेशन की, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। उसके बाद में आ जाता है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो हमारे शरीर के बाहर चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। शरीर के बाहर, यानी कि फंगस की बात करते हैं हम लोग, बिल्कुल मशरूम्स की बात करें, ईस्ट की बात करें, फंगस जो है उसकी बात करें, तो वो शरीर के बाहर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और फिर उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये लोग फीड करते हैं, तो ये हो जाते हैं सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये फीड करते हैं और ये एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक और आ जाता है हमारा पैरासिटिक। पैरासाइट क्या होती है? जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है अपने खाने के लिए, यानी कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सरफेस के ऊपर बैठी हुई है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो फिर उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर कोई डिपेंड कर रहा है तो उसको पैरासिटिक बोलेंगे। और यही है हमारे प्रकार ऑफ न्यूट्रिशन जिनको अब हम आगे समझने वाले हैं। क्या यहाँ तक कोई चीज क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक चीज क्लियर है बच्चा?
हाँ, अमीबा, बिल्कुल सुशांत। अमीबा जो होता है वो होलोज़ोइक करता है। चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं। ये मैंने यहाँ पे वही माइंड मैप बनाया जो मैंने पीछे बना रखा था, इसी को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन यानी शरीर के अंदर चीज़ों को तोड़ना या रहे हैं। दिस इज इंटरनल डाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि हमारा पिचर्स प्लांट होता है, राइट? वो जो प्लांट ऐसे होते हैं जो खा लेते हैं किसी भी इंसेक्ट को, जैसे उनके पास में आता है वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर्स प्लांट, ठीक है? तो ये हमारा होता है होलोज़ोइक न्यूट्रिशन, जहां शरीर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। अब दूसरा प्रकार है सैप्रोट्रॉफिक, यानी कि शरीर के बाहर आपके सामने यहाँ खाना रखा हुआ है, आपने उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया कि अब उससे सिर्फ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना बचा है। ये काम हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म शरीर के बाहर कर लेते हैं और फिर उससे सिर्फ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। उनके शरीर के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, और वो न्यूट्रिशन को बाहर से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइट्स बोला जाता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उससे अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा प्रकार है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है जो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर चिपककर या उसके सरफेस के अंदर रहकर उससे अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। तो ये तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है होलोज़ोइक, दूसरा सैप्रोफिटिक जहां पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, और दूसरा यहाँ पे जो एक्सटर्नल डाइजेशन है वो होता है। पैरासाइट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? इज दिस थिंग क्लियर? फंगस खाना अच्छा रहता है क्या बेटा? मशरूम बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं बिकॉज ऑफ द मेनी प्रोटीनेशियस प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन मशरूम। तो उसके लिए मैं तो देखो खाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग उसको प्रोटीन के लिए स्पेसिफिकली मशरूम को इंजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइट्स के हम लोग बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आते हैं, हमारा फंगस यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है। पैरासाइट की बात करें तो जो फ्लीज है, जो लाइस है, या फिर जो टेपवर्म मिलती है इंटेस्टाइन के अंदर, ये सारे क्या है बच्चा? ये सारे हमारे पैरासाइट्स हो जाते हैं। अब देखो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन जो हमारे अंदर होता है, अब एक चीज मैं बताती हूँ कि अगर तुमसे कोई बोले कि ह्यूमन बींग्स और अमीबा में क्या फर्क है, तो हम लोग बहुत सारे फर्क बता देंगे। यार भैया हम तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, हम तो इतने बड़े हैं, और अमीबा एक सेल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। भाई तो अब एक बात बताओ कि ह्यूमन बींग्स और अमीबा में सिमिलैरिटी क्या है? तो उनमें सिमिलैरिटी ये हो जाती है कि ये दोनों ही होलोज़ोइक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि किसी चीज को इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े में अपने शरीर के अंदर तोड़ते हैं। मॉस्कीटो किस में आएगा? मॉस्कीटो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खून चूसता है जो उसका खाना है, यानी कि वो पैरासाइट के अंदर आएगा बच्चा, ठीक है? चलो ओके। मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट, डेफिनेटली। बेटा फ्लीज की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो वो टिक्स जैसे होते हैं जो कि हम लोग को एनिमल्स के ऊपर मिलते हैं, राइट? जो उनके एनिमल की सरफेस के ऊपर उनका खून जो है वो चूसते रहते हैं, तो दोज आर नोन एज फ्लीज। अब यहाँ पे होलोज़ोइक जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन हमारा अमीबा में भी होता है। कैसे होता है? यहाँ पे उसका अजीब सा शेप होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास में होते हैं सुडोपोडिया। सुडोपोडिया यानी कि फॉल्स लेग्स, यानी कि ये जो लेग्स है अपने, इनको क्या कर सकता है? इनका शेप जो है उसको चेंज कर सकता है। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई खाना आया, तो ये क्या करेगा? अपने जो ये इस प्रकार से जो सुडोपोडिया है ना, इनको इस तरह से फोल्ड कर लेगा। अब ये खाना आ गया अंदर। अब ये जो खाना अंदर आया है, अब इसी खाने को ये क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेगा, और उससे जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन लेकर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये निकाल देगा अब अपने शरीर से बाहर। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से जैसे ह्यूमन बींग्स ने किया था, इसलिए अमीबा में भी होलोज़ोइक न्यूट्रिशन हो रहा होता है, ठीक है? बिल्कुल सेम टू सेम है ये। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में हम बात करते हैं पैरामिशियम की। तो पैरामिशियम भी अमीबा की तरह ही है बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब क्या होता है? जब भी कोई फूड पार्टिकल होता है तब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करके इस फूड पार्टिकल को इसके माउथ तक लेकर आ जाते हैं, और फिर इसके अंदर भी वही होता है जो अमीबा के अंदर हुआ था, कि शरीर के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और फिर इससे न्यूट्रिशन ले लिया जाता है। यानी कि होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हैं? होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा है ह्यूमन बींग्स में ये होता है, अमीबा में ये होता है, पैरामिशियम में ये होता है। सिलिया, बिल्कुल सही ऋतु। दीज आर नोन एज सिलिया। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज सिलिया इन द पैरामिशियम। अब देखो, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है वो हम लोग सब लोग जानते ही हैं हमारा कैसा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आता है इंजेशन, यानी खाने को खाना, ठीक है? इंजेशन यानी कि खाने को खाना, इंजेस्ट किया हमने किसी भी चीज को। उसके बाद में आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना। उसके बाद में क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन, यानी कि छोटे पार्ट में इसको तोड़ा और उन्हीं पार्ट्स को अब क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिससे कि वो हमारे पूरे शरीर के सेल्स में चला जाए। अब उसके बाद में आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि ये जो सेल में गया है उससे अब एनर्जी का बनना ही हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और उसके बाद में एजेशन का मतलब होता है अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, वेस्ट प्रोडक्ट को अब बाहर निकाल देना। अब मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ तो तुम्हें पूरा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम ही समझ में आ जाएगा। चलो इसको मैं समझाती हूँ तुम लोगों को। देखो बच्चा, क्या होता है
कि हम लोग किसी भी चीज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने डाइजेशन किया, यानी कि जो हम लोगों ने, सपोज ये रहा तुम्हारा पिज्जा का स्लाइस, ठीक है। अब ये तुमने पिज्जा का स्लाइस खाया, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद में ये तुम्हारे ब्लड में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड ही है जो अपने कंधे पे इसको लेकर जाएगा, ठीक है। तो ब्लड अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर जाएगा तुम्हारे सेल तक। ये रहा तुम्हारा एक सेल, एनिमल सेल। अब इस एनिमल सेल में तुम्हारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी बनाता है, जो एटीपी बनाता है जब इसके पास में कोई भी खाना आता है। लेकिन इसको इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि भैया मुझे ऑक्सीजन दो तो मैं एटीपी बना के दूंगा तुमको। अभी ऑक्सीजन कहां से आएगी? ऑक्सीजन आएगी तुम्हारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। रेस्पिरेशन में जब तुम सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, तब वहां से ब्लड जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन को लेकर आएगा तुम्हारे हर एक सेल के पास में, और यही ऑक्सीजन का इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया करेगा और इन खाने के पार्टिकल्स को लेकर एनर्जी बनाएगा, जिस एनर्जी की जरूरत तुम्हें अपने शरीर के हर एक काम को करने के लिए चाहिए। अब तुम्हें मिल जाएगी एनर्जी और तुम कर पाओगे काम। तो ये चल रहा होता है प्रोसेस तुम्हारे शरीर के अंदर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? ऑक्सीजन जो तुम लेते हो, उस ऑक्सीजन से ये खाना जो टूटा है, इससे एनर्जी बनती है। डाइजेशन का बस इतना सा काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ना कि तुम्हारे सेल के अंदर वो जा सके, जिससे उससे एनर्जी रिलीज हो सके, बस इतना सा है। ओके फाइन। बट फ्रॉम पिज्जा वी गेट बैड एनर्जी। ऐसा नहीं है, बैड एनर्जी गुड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मतलब एनर्जी होता है। अच्छा चलो मैं एक चीज बताती हूँ। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फैट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, और फिर चावल खाने के बाद में हम लोगों को इतनी ज्यादा नींद क्यों आती है, या फिर कुछ भी फैटी सा प्रोडक्ट हम लोग खा लेते हैं तो हम लोगों को इतनी ज्यादा नींद क्यों आती है? अब इसका मतलब समझो। तो जो फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोगों को एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, शरीर उसमें ज्यादा इन्वेस्टेड होता है, इसलिए बोलता है कि भैया हमें आराम की जरूरत है, हमें फैट्स को डाइजेस्ट करना है। इसीलिए जब पिज्जा खाते हो तब उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें चीज होता है, राइट, जो कि एक फैटी प्रोडक्ट है, जिसको डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लग जाता है, उसका डाइजेशन बहुत ज्यादा स्लो होता है, और इसी वजह से उसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हम लोग ग्लूकोज क्यों पीते हैं? हम लोग ग्लूकोज इसलिए पीते हैं क्योंकि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसको हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे हमें बहुत जल्दी न्यूट्रिशन डेराइव हो जाता है। इसीलिए ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ माई एनर्जी। बूस्ट वैसे बोलते हैं ग्लूकोज का है, किसकी टैगलाइन है ये, लेकिन ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है उससे हम लोगों को डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मैम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने पर फूड क्या जल्दी डाइजेस्ट होता है क्या? एक बात बताओ, अगर मैं आज तुम्हें एकदम से सारी किताबें दे दूंगी तो तुम क्या आज ही याद कर लोगे सारी किताबें? ऐसा नहीं होता। जिस स्पीड से प्रोसीजर चल रहा होता है उसी स्पीड से चलता है वो, ठीक है। हाँ रितु, जो आपको डीपीपीज मिलते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं। हम लोग को एक्सटर्नल वर्क करते हैं तब नींद आनी चाहिए, बट एनर्जेटिक फील होता है। इसलिए एनर्जेटिक फील होता है गलिबल, क्योंकि जब तुम कोई भी एनर्जी करते हो तब तुम ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, तेज तेज सांस लेते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, तो ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे ब्रेन तक जाती है, इसलिए तुम ब्रेन से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, ब्रेन से एक्टिव फील करते हो। लेकिन तुम्हारा शरीर जो है वो खाना मांगता है, ठीक है। खाना खाने के बाद नींद इसलिए आती है क्योंकि शरीर जो है वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए समय मांगता है ना, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, the digestive system has an alimentary canal and accessory digestive organs which together function to nourish the body। यानी कि हमारा एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है बेटा। अब ये क्या होता है मैम, ऐसा भयानक सा नाम? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब है हमारा जीआई ट्रैक्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द एलिमेंट्री कैनाल। यानी मुंह से लेकर जहां से हमारा खाना आता है, फिर जहां से निकलता है वहां तक हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, फ्रॉम माउथ टू द एनस, उसको पूरा हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं तो माउथ, उसके बाद में फूड पाइप, उसके बाद में स्टमक, तुम्हारे इंटेस्टाइन और एनस, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ में ये जो एडिशनली लगे हुए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, उनको बोला जाता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बच्चा बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा पूरा का पूरा ये जो पूरा ट्रैक्ट है जहां पे डाइजेशन चल रहा होता है, इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं, या फिर हम इसको एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, जो कि हमारा कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स के साथ में मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो, अब इसमें एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा माउथ, ठीक है। अब माउथ से हमारे डाइजेशन, माउथ, ठीक है। अब माउथ से हमारे डाइजेशन की शुरुआत होती है। माउथ से हम लोग अब कैसे डाइजेस्ट करते हैं? हमारे मुंह में दांत मौजूद है, तुम्हारे मुंह में भी मौजूद होंगे ही। अब दांतों से हम खाने को चबाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ये तो हमारा हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, साथ ही साथ में यहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी होता है। अब इस चीज को समझो, जो हमारा माउथ होता है, माउथ में हमारे टीथ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाते हैं, और इसको बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा होता है हमारा केमिकल डाइजेशन, यानी कि यहाँ पे केमिकल भी होता है जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो आपके सलाइवा में मौजूद होता है, आपके थूक में मौजूद होता है। जो कि सलाइवा हमारे शरीर में, पता है 1.5 लीटर्स तक सलाइवा हमारे शरीर में ऑन अ डेली बेसिस जनरेट होता है, 1.5 लीटर। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये आपके शरीर में 30% आने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को मुंह में ही छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट कर देता है। तो 30% कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च बोल सकते हो, उसका डाइजेशन तुम्हारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, और जो टीथ है वो मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे होते हैं,
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। हाँ जी बेटा, टंग का याद है, सिंपल कॉलमनर है पक्का। चलो, ये हमारा दो प्रकार का डाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे मुंह में जो दांत मौजूद हैं। तुम्हारे मुंह में 32 ही मौजूद है, 32 टीथ हमारे मुंह में मौजूद होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनकी कहानी जरा सुन लो थोड़ी। ठीक है, अब इनकी कहानी सुनो। देखो, जो हमारे मुंह में दांत होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारी अक्कल दांत किसी किसी में आती है, किसी किसी में नहीं आती, किसी में टेढ़ी आती है जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है। जब भी किसी में कोई तुम ऐड देखोगे तब दांत में दर्द हमेशा वो यहाँ बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्कल दांत जो है वो किसी में आती है, किसी में नहीं आती है, और हमेशा इसी वाले दांत में मोस्टली दिक्कत क्यों देखने को मिलती है? वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो पहले जो इंसान था ना बेटा, पहले इंसान का जो जबड़ा था वो बहुत बड़ा जबड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से जो पीछे की तीनों दाढ़ें हैं ना, वो तीनों दाढ़ें उसके दांत में उसके मुंह में आ पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ में हमारे ये जो जबड़ा है ना, इसका साइज जो है वो छोटा होता गया है, जिसकी वजह से तीसरी वाली जो दाढ़ है जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, वो हमारे मुंह में अब नहीं आ पाती है। उसको जगह नहीं मिल पाती, इसलिए वो टेढ़ी आती है। अब वो टेढ़ी आती है तो उसकी वजह से वो आसपास जो उसके पास वाला दांत है उसको धक्का देती है, जिसकी वजह से दर्द होता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। राइट, तो ये जो है ये हमारा इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है कि हमारा जो तीसरी वाली दाढ़ है ये अब टाइम के साथ में इसको जगह नहीं मिली है, तो 32 की जगह आप बहुत सारे लोगों के मुंह में सिर्फ 28 दांत भी मौजूद होंगे। जब हम लोग डेंटल पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके एसएसबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तब हम ये भी समझेंगे कि कितने कौन से दांत के कितने मार्क्स हम लोगों को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 32 टीथ हमारे मुंह में मौजूद होते हैं। अब अगर तुम अपने मुंह को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, डिवाइड नहीं कर लो, अज्यूम कर लो कि ऐसे तुमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, ऐसे बीच में से और फिर इस प्रकार से, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हारे स्टार्टिंग के जो 2 दांत हैं, बीच में से शुरू करो, उसके बाद में वो एक जैसे हैं, फिर एक दांत अलग है, फिर 2 दांत एक जैसे हैं, फिर 3 दांत अलग है। सिमिलर प्रकार से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये जो सबसे बीच में जो दांत मौजूद होते हैं उनको बोला जाता है इंसाइजर, जो कुतरने के काम आते हैं किसी भी चीज को, सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर्स। उसके बाद में मौजूद होता है हमारा यहाँ पे इंसाइजर के बाद में हमारे मुंह का सबसे लंबा दांत जो कि होता है कैनाइन, जो तीखा दांत होता है ना, जिससे कोई भी डॉग होता है या फिर कुछ शेर होता है वो मीट को फाड़ता है। कैनाइन जो तीखा दांत होता है, हाथ लगा के देखो, जो तीसरा दांत है वो तीखा होता है, वो कैनाइन होता है। ठीक है, उसके बाद में 2 दांत मौजूद होते हैं जिनको बोला जाता है प्री मोलर्स। मोलर्स के पहले वाले प्री मोलर्स और आखिरी जो दाढ़ें होती हैं उनको बोला जाता है मोलर्स। अब ये ऐसे सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, इसीलिए जो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3। ये होता है डेंटल फॉर्मूला एडल्ट्स का, डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स का क्यों बोल रही है मैम? क्योंकि बच्चों में एक स्पेसिफिक टाइप का दांत मौजूद नहीं होता। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। अब आप मुझे ये बताओ कि बच्चों में कौन सा दांत मौजूद नहीं होता है? फटाफट से बताओ, बच्चों में कौन सा टाइप का दांत मौजूद नहीं होता है? बच्चों में कौन से टाइप का दांत मौजूद नहीं होता है? बहुत बढ़िया, प्री मोलर बच्चों में मौजूद नहीं होता है, इस चीज को याद रखना। प्री मोलर बच्चों में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, मोलर्स होते हैं बच्चों में, 2 ही मोलर्स होते हैं, यानी कि बच्चों में टोटल कितने दांत होते हैं? बच्चों में टोटल 20 दांत होते हैं, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, टोटल 20 दांत। अब यहाँ से हमको ये समझ में आया है कि हमारे पास में जो दांत मौजूद हैं वो हमारी पूरी एज में 2 बार आते हैं, इसीलिए हमको क्या बोला जाता है? डायफियोडोंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में दांत जीवन में 2 बार आते हैं। एक तो होते हैं हमारे परमानेंट, यानी कि मिल्क टीथ हम लोग उसको बोल सकते हैं, डेसिडियस टीथ बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, और एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ जो एक बार गिर गए तो वापस नहीं आते, इसीलिए हर दांत जो हमारे मुंह में मौजूद है वो एक डायमंड के समान है, डायमंड से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा एक वो बताती हूँ, एक इंसिडेंट बताती हूँ जो बहुत सारे बच्चों ने सुन भी रखा होगा मुझसे। तो क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, वहाँ पे एक पेशेंट आया और उस पेशेंट ने बोला कि मैम दांत निकालने की दवा चाहिए। तो मैंने बोला कि भैया दांत निकालने की दवा नहीं होती, उसको औजार से निकाला जाता है पकड़ के। बोले नहीं, दांत निकालने की दवा दे दो आप। तो मैंने बोला दवा होती नहीं है, औजार से निकाला जाता है, बताओ आपको कौन सा दांत में तकलीफ है, बता दीजिए, हम कर लेते हैं चेक। बोले नहीं, आप तो दांत निकालने की दवा दे दो। अब 15 मिनट हो गए, 15 मिनट बाद मुझे समझ में आया कि दांत निकालने का मतलब वो बोल रहा था दांत उगाने की दवा दे दो। अब यार मैंने बोला भैया हमारी पूरी जो एज है ना उसमें बस 2 ही बार दांत आते हैं, ऐसे दांत उगाने की कोई दवा नहीं होती। तो उसने बोला कि आप एक बात बताओ, आप एक गमले में जब सीड डालते हो तब उससे पौधा उगता है ना, बीज डालते हो तो पौधा उगता है, राइट? तो उसके बाद में आप ये बताओ कि बीज डालने पे पौधा उग रहा है, दवा डालने पे दांत नहीं उग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गई थी, तो इसकी वजह से ये इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे दिमाग में इतना ज्यादा हावी है ना कि तुम्हें ये 3-4 बार और सुनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इससे बोर नहीं होने वाली। ओ भाई, मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ था, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या? अब मैंने उसको फिर पैरासिटामोल पकड़ाई थी, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया भी था। हाय तौबा, मतलब सीरियसली बहुत दिमाग खराब हुआ था। उससे मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्लीज तुम लोग तो एटलीस्ट याद रखना ना कि प्लीज ये हमारी पूरी की पूरी जो एज है उसमें 2 बार ही दांत आते हैं। किसी से जाके ये मत बोलना कि दांत उगाने की दवाई दे दो, नहीं तो वो पैरासिटामोल ही पकड़ाएगा, और फिर मुझे आके मत बोलना कि उसने पैरासिटामोल पकड़ा दी, मैं हमें बेवकूफ बना दिया। वाई टीथ फॉल? टीथ फॉल होने का रीजन बेटा 2 हो सकते हैं, या तो आपकी ओरल हेल्थ सही नहीं है तो एज से पहले दांत गिर जाएंगे, या तो फिर आप बहुत ज्यादा एजेड हो चुके हो तो आपकी जो टूथ है, वो जो बोन है, वहां पे अब इन्फेक्शन इतना ज्यादा पहुंच जाता है जिसकी वजह से वो लूज हो जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। पेट्रोल डाल देते उसके मुंह में, वाह शाबाश।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़े हम लोग। दो टाइप के दांत होते हैं, उसके बाद में हम लोगों को एक चीज पता है, डायफियोडोंट होते हैं। उसके बाद में हम एक और तरह का नाम इसको दे सकते हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी कि एक से ज्यादा प्रकार, एक से ज्यादा प्रकार के दांत मौजूद हैं अगर, तो उसको बोला जाता है हेट्रोडोंट। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है कि जो बोन का सॉकेट है, जो हमारी हड्डी है, उसमें सॉकेट्स मौजूद हैं जिसमें दांत मौजूद होता है। तो बोन सॉकेट में हमारे जो दांत मौजूद हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें बोला जाता है थीकोडोंट। तो ये तीनों जो शब्द हैं ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए हमें पता होने चाहिए कि हमारे जो दांत हैं उनको डायफियोडोंट, हेट्रोडोंट और थीकोडोंट बोला जाता है। स्वाहा। दांत में होल क्यों हो जाता है? दांत में बेसिकली उसको होल नहीं, उसको हम कैविटी बोलते हैं। कैविटी तब होती है, हम लोगों को मम्मी पापा बचपन से बोलते हैं कि यार प्लीज 2 बार ब्रश करके सो। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में टूथपेस्ट ज्यादा आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करके हम लोगों को ब्रश करना चाहिए रात में सोने से पहले। इसलिए हमें रात में ब्रश करना चाहिए बच्चा, क्योंकि हम लोग कभी भी कुछ भी मीठा खाते हैं तब वो रात में बैक्टीरिया के लिए पार्टी हो जाती है। ठीक है, अब बैक्टीरिया जब उसके ऊपर, उस मीठे के ऊपर फीड करेंगे, वो जब मीठा खाएंगे तब जब भी वो कोई चीज खाते हैं तब उसके साथ में एक एसिड रिलीज करते हैं। वो जो एसिड है वो तुम्हारे दांत की जो लेयर है उसको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो दांत की लेयर है वो जैसे ही एब्जॉर्ब होती जाएगी वैसे ही उसमें गड्ढा बनता जाएगा, कैविटी उसमें होती जाएगी। अब उसी कैविटी में बाद में जाके खाना फंसेगा जो तुम्हारे ब्रश करने से भी नहीं निकलेगा, और वही खाना बैक्टीरिया का घर बन जाएगा। बैक्टीरिया फिर उसमें एसिड सिक्रीट करेगा, फिर तुम्हारा जो दांत है वो जो है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा। ठीक है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा और फिर तुम्हारा जो दांत का पूरा स्ट्रक्चर है वो खोखला होने लगेगा। जो फिर उसके बाद में जो बैक्टीरिया है वो तुम्हारे दांत की नस तक चला जाएगा, और जब वो नस तक जाएगा तब क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नसों तक चला जाएगा। और फिर क्या होता है, फिर होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसके लिए बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं आपसे। तो इसीलिए बोला जाता है कि डॉक्टर ज्यादा पैसे लेता नहीं है, आप स्टार्टिंग से ध्यान नहीं रखते हैं। स्टार्टिंग से ही ध्यान रख लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है, चलो मैम मैं बॉर्न होते ही मेरे 2 टीथ था, वो कैसे? तो उसको बेटा नियोनेटल टीथ बोलते हैं। जो बच्चा नवजात शिशु होता है उसमें अगर बचपन से ही कोई दांत मौजूद है तो उनको निकाल दिया जाता है, उनको नियोनेटल टीथ बोला जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, आरसीटी में कोई 2000 रुपए नहीं लगते। 8000 से कम कौन ले रहा है मुझे बताओ? कोई 2000 नहीं ले रहा आरसीटी के, रूट कैनाल के। चलो अब दांत की हम लोग लेयर्स की बात करते हैं। ये रहा तुम्हारा दांत। ठीक है, अब दांत के ऊपर ये जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे जो दांत है वो व्हाइट तो एकदम है नहीं, हमारे दांत तो येलोइश काइंड ऑफ है। तो सबके स्किन टोन के हिसाब से उनके दांत मौजूद होते हैं। और जब आप दांत की सफाई करवाने जाते हो तो कभी भी ये मत बोलना कि हमें दांत सफेद कर दो। तो वो जो डेंटिस्ट होगा वो हमेशा आपके दांतों की सफाई करेगा, यानी कि वो लेयर हटाएगा जो आपके ब्रश से नॉर्मली हट नहीं पाती है। तो ये जो व्हाइट लेयर मौजूद होती है ना आपके दांत में, ये जो ऊपर इनामल मौजूद होता है, ये अगर तुम किसी अफ्रीकन पर्सन के मुंह में सीधे एकदम सफेद दांत लगा दोगे, कितना बेहतरीन चमकेगा वो इंसान, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। स्किन टोन के हिसाब से दांत का कलर होता है। और अगर तुम लोग स्केलिंग करवाने यानी कि दांत की सफाई कराने भी जाते हो तो ऊपर की सिर्फ वो लेयर हटाई जाती है जो कि ब्रश से नहीं हटती, जो कि हार्मफुल हो सकती है। तो इनामल का कलर हमेशा व्हाइट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इनामल तुम्हारे शरीर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इनामल के नीचे मौजूद होता है डेंटिन, और डेंटिन के नीचे मौजूद होता है पल्प। पल्प वो हिस्सा है जो तुम्हारी नसें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नसें मौजूद हैं, अब इसमें एक चीज तुमको समझनी है कि दांतों में झंझनाहट होती है, एकदम से झंझनाहट, सरसराहट, थरथराहट होती है। तो क्या होता है कि जब तुम कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हो तब झंझनाहट क्यों होती है, उसका रीजन बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि तुम्हारा दांत इतना ज्यादा घिस जाता है कि वो आ जाता है इस लेवल तक, पल्प के लेवल तक आ जाता है। अब जैसे ही तुम्हारी नसों पे कुछ भी ठंडा या गर्म लगेगा तब क्या होगा, तुम्हें झंझनाहट ऐसे महसूस होगी बहुत ज्यादा। अब ऐसे में तुम्हें क्या सजेस्ट किया जाता है कि भैया सेंसोडाइन यूज करो। ठीक है, सेंसोडाइन करता क्या है? सेंसोडाइन में मौजूद होता है नाइट्रेट। अब वो क्या करता है, सेंसोडाइन तुम्हारी ये जो नसें है ना इसके ऊपर ना ऐसे ब्लॉक कर देता है नसों को, कि भैया सिग्नल जा ही नहीं पाएगा। अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो दर्द नहीं होगा। सेंसोडाइन असली में नसों को ब्लॉक कर देता है, तुम्हारे दांत को सही नहीं करता है। तो ये जो नसें ब्लॉक हो जाती है इसकी वजह से तुम्हें झंझनाहट नहीं होती है और तुम आराम से तुम्हारे आइसक्रीम, चॉकलेट जो भी तुम्हें खाना है वो खा सकते हो। ये होता है सेंसोडाइन का काम असल में। तो तुम्हारी कौन कौन सी लेयर्स मौजूद है? इनामल, फिर डेंटिन, फिर तुम्हारी ये जो नसें मौजूद हैं, और ये जो दांत है ये हड्डी से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो हमारा ईंटों को जोड़ता है वही हमारे दांत को भी जोड़ता है। किससे? हमारी हड्डियों से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि सीमेंट क्या होता है। उसके बाद में ये जो तुम्हारे मसूड़े हैं इनको गम्स बोला जाता है, जीवन का गम नहीं। ठीक है, जीवन का गम नहीं है ये एक्चुअल में हमारा गम है, यानी कि मसूड़े हैं। अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है सेंसोडाइन। कभी भी सेंसिटिविटी हो तो सेंसोडाइन से बेटर कुछ है ही नहीं। दांत खट्टे होने का मतलब बेटा सेंसिटिविटी ही है। ठीक है, चलो एक्सट्रैक्शन से कुछ होता है क्या? एक्सट्रैक्शन से दांत निकल जाता है और क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये होता है कि अगर दांत निकलवा लेंगे तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। दांत निकालने से आंखों के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इज इट हेल्दी दैट आवर नर्व इज ब्लॉक्ड बाय सेंसोडाइन? यस, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है?
तो अगर हम बेस्ट टूथपेस्ट की बात करें तो हम ये बात करते हैं कि हमें क्या यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हर्बल टूथपेस्ट आते हैं ना, जैसे मेरे हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे जो लोग दंत कांति हो गया या फिर हर्बल टूथपेस्ट यूज करते हैं, तब वो जो टूथपेस्ट है वो टेम्परेरी आपके दांत चमकाते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं, तो वो आपके दांत को इतना ज्यादा घिस देते हैं कि अल्टीमेटली ये पल्प वाली लेयर आ जाती है और फिर आपको झंझनाहट होती है। इसीलिए आपको नॉर्मल कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सारे आप यूज करो, ये सब बढ़िया है, लेकिन हर्बल टूथपेस्ट आपके दांत को इवेंचुअली इन लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा घिस देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो झंझनाहट है वो बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब तुम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे मुंह मत खोलकर बैठो यार, ऐसे नहीं मैं चार्ज लूंगी यार, ऐसे कंसल्टेशन का तुम लोग तो पूरा कंसल्टेशन करे जा रहे हो यहाँ पे। टूथ पेन में लाफिंग गैस मेडिसिन क्यों देते हैं? लाफिंग गैस एक्चुअल में बेटा जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है हमारा, वो बच्चों को दिया जाता है जिससे कि उनको थोड़ा सा यूफोरिया जैसा फील हो, जिससे कि उनको ज्यादा असर ना पड़े, एनेस्थेटिक की तरह वो काम करता है। स्पेसिफिकली लाफिंग गैस का मतलब ये नहीं होता कि उससे बच्चा हंसने लग जाएगा, उससे बच्चा थोड़े ऐसे जोन में चला जाएगा जहां उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। स्टार्ट करें, हम आगे बढ़े। देखो अब they are the hard structures present in the buccal cavity. Teeth are the hard structures that are present in the buccal cavity. Okay, they help us to cut, shear, masticate, खाने को कुतरने चबाने में मौजूद करते हैं, मदद करते हैं, सॉरी। उसके बाद में वर्टिकल सेक्शन हम लोगों ने देखा जहाँ 4 लेयर्स हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी? एनामल, डेंटिन, सीमेंट और पल्प। उसके बाद में एनामल आउटर मोस्ट लेयर होती है और सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, डेंटिन उसके नीचे वाला हिस्सा है और सीमेंट जो है वो टूथ और बोन के बीच में मौजूद होता है, जो दांत को हड्डी से चिपकाने का काम करता है, और जो पल्प होता है वो सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट होता है तुम्हारे दांत का। हर एक चीज हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में 4 टाइप ऑफ दांत हमारे मुंह में मौजूद हैं, इंसाइजर्स, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। पता है मैम, ये 2 1 2 3 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हमारा जो डाइजेशन है वो तुम्हारे मुंह में शुरू होता है, मुंह में मौजूद होते हैं दांत। अब यहाँ पे ये जो तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये क्या है बच्चा? ये है तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड, जहां से सलाइवा रिलीज होता है, जहां से जो तुम्हारा थूक है ना वो रिलीज होता है, और यही सलाइवरी अमाइलेज मदद करता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च के डाइजेशन में, स्टार्च के ब्रेकडाउन में। अब तुम्हारे मुंह में 2 प्रकार का डाइजेशन हुआ, दांतों ने किया मैकेनिकल डाइजेशन, और ये सलाइवरी ग्लैंड से जो थूक निकला है, यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ये सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से जो थूक निकलता है ये करता है मदद केमिकल डाइजेशन में। अब इसके बाद में खाना कहाँ जाएगा? अब इसके बाद में खाना जाएगा तुम्हारे इस फूड पाइप में, जिसको बोला जाता है ईसोफेगस। इस फूड पाइप को बोला जाता है ईसोफेगस। अब इसकी तरह बात कर लें, चलो इसकी बात करते हैं। ये जो तुम्हारा ईसोफेगस है, ये 25 सेंटीमीटर लंबा एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि खाने को मुंह से लेकर स्टमक तक लेकर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी खाना है वो उसको कैसे लेकर जाएगा? इस तरह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और ऐसे ही खाने को लेकर जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और यही कहाँ पे दिया हुआ है? यही वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो तुम्हें देखने को मिलता है तुम्हारे ईसोफेगस, यानी कि हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप हम इसको बोल सकते हैं। तो फूड पाइप में हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज बेसिकली अ बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैम गिरने से दांत टूटने की वजह कंडीशन में है कि नहीं है, तो इसके ऊपर जब मैं वीडियो लेकर आऊंगी तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टमक की। ठीक है, स्टमक की बात करते हैं। ठीक है, स्टमक की बात करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे ये जो तुम्हारा ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस जा रहा है इस पिंक कलर के बैग में। इस पिंक कलर के बैग पे तुम लोग देख पा रहे हो कि लिवर भी मौजूद है, जो तुम्हारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन ये जो पिंक बैग है ये खुल रहा है तुम्हारा ईसोफेगस के बाद में, और यही पिंक बैग है जिसको बोला जाता है स्टमक। अब स्टमक के अंदर क्या खेला हो रहा है इस चीज को हमें देखना जरूरी है। जे शेप का ये बैग है, इसको देखना है। मैम टॉन्सिल्स का काम क्या होता है? तो बेटा टॉन्सिल्स जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। उनका काम होता है इम्यूनिटी सिस्टम में, क्योंकि वो होते हैं हमारे लिम्फ नोड्स जो हमें बीमारियों से बचने में मदद करते हैं। ठीक है, चलो हाइट के हिसाब से डिफरेंस होगा फूड पाइप की लेंथ में, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अब देखो यहाँ पे स्टमक की हम लोग बात करते हैं, तो स्टमक के बेटा 5 काम तुम लोग याद रखोगे। सबसे पहला, स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से हम एसिडिटी फील करते हैं कभी कभी, जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर तुम्हारी पेट की इतनी नाजुक सी लाइनिंग में रिलीज होगा तो तुम्हारे पेट की लाइनिंग तो जल जाएगी। अब उससे जलने के लिए हमारा पेट जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, जिस जो पूरे स्टमक की लाइनिंग बना लेता है, यही HCl से बचने के लिए। ठीक है, HCl से बचने के लिए म्यूकस की लाइनिंग। उसके बाद में यहाँ पे एक एंजाइम भी सिक्रीट होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन जो है वो ऐसा मरा हुआ सा है। अब इसमें जान कौन डालता है पता है? HCl इसमें जान डालता है, और HCl की मौजूदगी में ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, और ये पेप्सिन किस में मदद करता है? प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में मदद करता है। यानी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कहाँ शुरू हुआ है? स्टमक में शुरू हुआ है। प्रोटीन्स डाइजेशन में
ये मदद करता है। इसके बाद में इसमें एक और चीज मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज, जो कि फैट के डाइजेशन में मदद करता है। अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, प्रोटीन का देख लिया, जो हमारे लाइपेज है वो फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। और एक और जो पांचवी चीज मौजूद होती है वो होती है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है शरीर में। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, दोबारा समझो। HCl जो है उसके बेटा दो काम होते हैं, एक तो वो एसिड है इसीलिए वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। और साथ ही साथ में ये जो पेप्सिनोजन है जिसको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं, यानी कि एंजाइम से पहले वाला फेज, इसको एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जो कि पेप्सिन है। और यही पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है, यानी कि HCl से बचने के लिए म्यूकस, पेप्सिनोजन, लाइपेज और इंट्रिंसिक फैक्टर 5। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये होता है एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी में हम लोगों को चेस्ट में बहुत ज्यादा बर्निंग होता है। अब क्या होता है बेटा कि ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद में ये रहा हमारा स्टमक। ठीक है। अब ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक में यहाँ पे एक ओपनिंग मौजूद रहती है। ठीक है। अब यहाँ से खाना क्या होता है, खाना तुम्हारा यहाँ पे आया और खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होता है और यहाँ पे तुम्हारा पूरा अम्ल यानी कि एसिड मौजूद है। अब क्या होता है, जैसे खाना यहाँ पे आता है वैसे ये ओपनिंग हो जाती है बंद, लेकिन कभी कभी ये ओपनिंग बंद नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारे यहाँ पे एसिड मौजूद है ये ऊपर चला जाता है। अब तुम्हारे यहाँ पे तो म्यूकस की लाइनिंग मौजूद थी स्टमक में, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टमक तो बच सकता था, लेकिन इस म्यूकस की लाइनिंग, ये म्यूकस की लाइनिंग तुम्हारे ईसोफेगस में मौजूद नहीं है। इसीलिए जैसे ही HCl तुम्हारा ईसोफेगस में जाएगा वैसे ही यहाँ पे जलन होती है और तुम्हारा ईसोफेगस तुम्हारे यहाँ पे हार्ट के पास में मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं और एसिडिटी भी बोलते हैं। हार्ट बर्न या फिर हम बोल सकते हैं एसिडिटी। कभी कभार हमारा जो ये HCl है वो ज्यादा भी सिक्रीट होता है, जिसके लिए हम क्या लेते हैं, जिसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। ठीक है। ये जो एंटासिड होता है, अब एंटासिड यानी कि इनो वगैरह लिया जाता है जब भी एसिडिटी होती है। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको एज एंटासिड यूज किया जाता है। एंटासिड यानी एंटी एसिड, यानी कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी कि जो बेसिक हो स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, इसीलिए उसे एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन अगर कभी आप ज्यादा इनो का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ भी जाती है। ज्यादा इनो नहीं पीना चाहिए, ज्यादा एंटासिड्स नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा एंटासिड लोगे तो तुम्हारे पेट को लगेगा कि ये तो एसिड सिक्रीट ही नहीं कर रहा, पेट को लगेगा कि भैया मैं तो एसिड बना रहा हूं लेकिन यहाँ पे तो एसिड पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है, एसिड तो बन ही नहीं रहा है, तो वो और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि भैया बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, यानी कि हाइपर एसिडिटी हो गई। और हाइपर एसिडिटी के केस में तुम्हारे पेट में हो जाते हैं अल्सर्स, जिनको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर्स। ज्यादा एसिड, ज्यादा एंटासिड लोगे तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू कि क्या होता है? ये हमारे डेली में जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वही होती है। उसके बाद में जब आपको कभी भी कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, तब एंटीबायोटिक के साथ में वो आपको एक ऐसी गोली देता है छोटी सी, जो आपको सुबह खाली पेट लेने के लिए वो बोलता है, जिसका नाम होता है पेंटोप्राजोल, या फिर वो देगा आपको रेबिप्राजोल। ये कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो वो देता है आपको सुबह खाली पेट लेने के लिए। और ये क्या है, ये जिनके पीछे से प्राजोल लगा होता है ना, ये एंटासिड्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स की वजह से एसिडिटी जनरेट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो आपको एंटासिड्स भी देगा। ठीक है। अगर कुछ लोग डेली बेसिक पे एंटासिड लेते हैं, यानी कि उनकी कुछ दवाइयां चल रही होंगी जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिनकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको एंटासिड दिया जाता है बच्चा। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हुई है सब लोगों को? एंटीबायोटिक से पहले क्यों दिया जाता है? ओके। वॉमिटिंग कैसे होता है? वॉमिटिंग भी ऐसे ही होता है कि हमारा जो स्टमक में ओपनिंग है ना, वो स्टमक में ओपनिंग जो है वो ओपन हो गया अगर, तो उसकी वजह से खाना ऊपर पीछे की तरफ जाता है। ठीक है। इसलिए चलो ओके फाइन। तो ईसोफेगस का हमें खेल समझ में आ गया है। स्टमक में हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके दो काम हैं। सबसे पहला काम है उसका कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करता है। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और अब एक और चीज समझो कि जब खाना तुम्हारे मुंह से आता है, ठीक है, मुंह से जब तुम खाने को चबा लेते हो और उसमें पूरा थूक मिल जाता है, तब उसको बोला जाता है बोलस। यही बोलस तुम्हारे पेट में जब चला जाता है, तब पेट के बाद में जब डाइजेस्ट हो जाता है, तब इसको बोला जाता है काइम। ठीक है। अब यही काइम अब आगे की तरफ जाएगा, तो पहले बोलस और उसके बाद में ये काइम है जो आगे जाता है। थोड़ा राइटिंग, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा राइटिंग की भी। जब मुंह से तुम्हारा खाना जाता है तब उसको बोला जाता है बोलस। ठीक है। उसके बाद में स्टमक में जाता है, जब स्टमक में उससे सारी चीजें मिल जाती है तब उसको बोला जाता है काइम। प्राइमरी लाइपेज, बेटा बहुत अलग अलग प्रकार के लाइपेज होते हैं, हम एक और लाइपेज पैंक्रियाज में भी पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा ही समझना है। हिचकी, हिचकी हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। इनका नाम किसने दिया? सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। तब उसको बोला जाता है बोलस। ठीक है। उसके बाद में स्टमक में जाता है, जब स्टमक में उससे सारी चीजें मिल जाती है तब उसको बोला जाता है काइम।
प्राइमरी लाइपेज, बेटा बहुत अलग अलग प्रकार के लाइपेज होते हैं, हम एक और लाइपेज पैंक्रियाज में भी पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा ही समझना है। हिचकी, हिचकी हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। इनका नाम किसने दिया, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। मैम क्या बार पेट भर जाता है लेकिन फिर भी खाने का मन करता है, इसलिए क्योंकि पेट भर जाता है, मन नहीं भरता इसलिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि हमारी छोटी आंत की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ईसोफेगस से ये हमारा स्टमक कहाँ जा रहा है, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन अब फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगी। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी फोल्डेड है यहाँ पे, और साथ ही साथ में आप देख रहे हो कि स्टमक के साइड में एक ये येलो कलर की सूखी हुई पत्ती जैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और साथ ही में यहाँ पे मौजूद है तुम्हारा यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लैंड जो ये रेड कलर का है, ये लिवर। अब ये यहाँ पे मौजूद क्यों है, इस चीज को हम लोगों को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जब तुम्हारे स्टमक से खाना आता है, ठीक है, स्टमक से आया तुम्हारा खाना, कहाँ जाना है उसको, क्या है उसकी डेस्टिनेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला स्टॉप है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से खाना आता है, साथ ही में दो जगह से और चीजें आ रही होती हैं। अब ये दो जगह से कौन सी चीजें आ रही हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक तो आता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज यहाँ पे जो सूखी हुई पत्ती, जो येलो स्ट्रक्चर था ना, वो था। और यहाँ पे मौजूद है लिवर, जो कि खराब होता है जब आप ज्यादा मदिरा पान कर लेते हैं, ठीक है। अब पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज बोलते हैं कि भैया हम भी कुछ एंजाइम्स भेजना चाहते हैं जो आपके डाइजेशन में मदद करेंगे, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स भेजना चाहते हो भैया आप, हम भेजना चाहते हैं ट्रिप्सिन, और हम भेजना चाहते हैं अमाइलेज। अमाइलेज तो सुना सुना सा लग रहा है यार, हाँ, अमाइलेज भैया कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन करता है बेटा फैट्स का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन मौजूद होता है और अमाइलेज मौजूद होता है, ये कुछ एंजाइम्स हैं, ये हमारे पैंक्रियाज जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्सिन और अमाइलेज जो यहाँ पे, सॉरी ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का करता है, सो सॉरी बच्चा, सो सॉरी। ट्रिप्सिन यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, रुको। बेसिकली ट्रिप्सिन समझ लो, एक तो ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दोनों समझ लो अभी। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है, और लाइपेज जो है वो फैट्स का ब्रेकडाउन करता है। अमाइलेज भी होता है, लेकिन अभी इन दोनों को समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है, ट्रिप्सिन और लाइपेज पैंक्रियाज सिक्रीट करते हैं, लेकिन पैंक्रियाज ने एक शर्त रखी है कि भैया हम सिर्फ एक ही शर्त पे काम करेंगे। कौन सी शर्त पे, कि हमें ना यहाँ से जो साथ साथ में जो एसिड आ रहा है ना, हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे, हमें तो भैया एल्कलाइन मीडियम चाहिए। एल्कलाइन मीडियम नीडेड, एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब लाइपेज जो यहाँ पे धद्दू सा बन के बैठा है, लाइपेज ने भी ये बोला कि यार ये फैट के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये पिज्जा खाए जा रहा है, ये आदमी चीज पे चीज खाए जा रहा है, मेरे से इतना काम नहीं हो पाएगा। तो अभी इतने जो इनके नौटंकी नखरे हैं ना, ये उठाने के लिए आ जाता है लिवर। लिवर बोलता है कि भैया हम उठा लेंगे तुम्हारे सारे नखरे, बताओ तुम्हारी क्या क्या परेशानी है। तो लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस इनके सारे नखरे उठाता है, नखरे उठाता है, यानी कि यही बनाता है मीडियम को एल्कलाइन। मीडियम को भी बेसिक बना देगा, जिससे ये एंजाइम्स काम कर पाएंगे। और ये जो लाइपेज थका हारा बैठा है ना, अब ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ देगा, फैट्स का ब्रेक डाउन करेगा, जिसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन, जिससे कि लाइपेज का काम करना जो है ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि बाइल का कुछ काम नहीं है, बाइल का ये काम है कि वो सिर्फ पैंक्रियाज से सिक्रीट किए हुए एंजाइम्स के काम को आसान कर रहा है, उनके नखरे उठा रहा है। यहाँ पे लिवर एक ऐसा है जो कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मदद कर रहा है कि पैंक्रियाज का काम जो है वो आसान हो जाए, इतना है, ठीक है। लिवर का बस इतना सा काम है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलती है भैया हम भी थोड़ी सी मदद तो करना चाहते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती है कि भैया हम भी थोड़ी मदद कर दें। तो इंटेस्टिनल जूस, जिसको बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस, प्यारा सा नाम, भारी सा नाम। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, अल्टीमेटली पूरे के पूरे डाइजेशन को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे पूरा तुम्हारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्वाहा खत्म हो जाता है। तुमसे कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ खत्म होता है, तो तुम बोलोगे कि डाइजेशन खत्म हो जाता है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। शुरू कहां से हुआ था, शुरू हुआ था माउथ से, खत्म कहां हुआ, खत्म हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पे पैंक्रियाज का भी काम था, जहां लिवर का भी काम था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारा स्टमक, जहां से एसिडिक काइम आया, ठीक है, अरे जहां से एसिडिक काइम आया, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आया, लिवर से बाइल आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा तुम्हारा डाइजेशन जो है वो हो जाता है स्वाहा, ठीक है। ये है तुम्हारा। अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर नामक जो चीज है, ये क्या करती है, ये एक पंप के जैसे यहाँ पे सिचुएटेड है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके रखती है, ठीक है। जब भी बाइल का काम नहीं होता, तब बाइल के स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर यहाँ पे मौजूद होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं बेटा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली हमारे इतनी लंबी सी स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है। लिवर फैटी का मतलब अभी बताती हूँ अभी। लार्ज इंटेस्टाइन का भी बताती हूँ अभी, अरे रुको जरा सब्र करो, बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला जाता है। अंजलि, रफ सा लेयर जो आपको फील हो रहा है, मे बी बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी। तो आप वाटर का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाओ, उसके बाद में भी अगर कोई व्हाइटिश सी लेयर देखने को मिलती है, तो दैट मे बी बिकॉज ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन, तो यूज अ टंग क्लीनर फॉर दैट।
हाँ, गल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है बेटा। साइज में स्मॉल नहीं, स्मॉल है इसलिए भी नहीं, फोल्डेड है इसलिए भी नहीं, इसलिए बोला जाता है इसको स्मॉल क्योंकि इसका जो डायमीटर है, जो इसकी चौड़ाई है वो कम है और लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई जो है वो ज्यादा होती है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोला जाता है क्योंकि ये संकरी होती है, क्योंकि ये पतली होती है, इसलिए इसे स्मॉल बोला जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में 20 फीट तक लंबी होती है, बहुत लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो स्टमक के बाद में खुलता है उसको बोला जाता है डियोडेनम, फिर आता है जेजुनम, फिर आता है इलियम। डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, 20 फीट तक ये लंबी होती है और यहाँ पे डाइजेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को याद रखना, दिस इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। अब यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी आते हैं, यहाँ पे तुम्हारा बाइल जूस भी आता है। अल्टीमेटली ये कंप्लीट डाइजेशन का प्लेस है। ठीक है, फैट का एमल्सिफिकेशन होता है जैसा कि मैंने बताया, जो कि बाइल की मदद से होता है। हर एक चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई कि डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सिंस डाइजेशन इज इट अ फैक्ट दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर, डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर, 20 फीट लंबी होती है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, तब मैंने ये बोला था कि डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि जब चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी, अब अगला स्टेप क्या है कि वो छोटे छोटे टुकड़े अब तुम्हारे शरीर के हर एक सेल तक जाएंगे। हर एक सेल तक जाने के लिए उनको ब्लड में घुलना जरूरी है, जरूरी है। तो ब्लड में कैसे खुलेंगे? तो अब तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के नीचे तुम्हारी कैपिलरीज यहाँ पे मौजूद होती है, जो कि ब्लड लेकर बैठी हुई है कि भैया डाइजेस्ट हो गया खाना तो ला दो, दे दो, हम पहुंचा दे सारे सेल्स तक। तो अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे डाइजेस्ट होकर आ गए हैं ना, अब ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से तुम्हारे चले जाएंगे तुम्हारी ब्लड के अंदर, जो कि पूरे सेल्स तक उसको लेकर जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो इतने सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है विलाय। क्या बोला जाता है? विलाय बोला जाता है इनको। दीज आर नोन एज विलाय, जो कि एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। रिवीजन की टेंशन मत लो, लास्ट में माइंड मैप बनेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनको बोला जाता है विलाय, जो खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बात आती है कि भैया अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही क्या बचा, जब पूरा का पूरा काम तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर लिया। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, वो जो बचा हुआ पानी है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, बचा हुआ जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही साथ में जो यहाँ पे ना कुछ गुड बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, हमारे कुछ गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो बचे हुए खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। दीज एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल, और फिर बाकी का जो खाना है वो खाना एनएस के थ्रू निकल जाता है, जो कि वेस्ट होता है। ये 5 फीट लंबी होती है जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी चीज का एक माइंड मैप बढ़िया सा बनाते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि ये कहानी समझ आई है कि नहीं, तो हम माइंड मैप बनाए भी। कहानी समझ आई तो माइंड मैप बनाए। हाँ जी बताइए जरा, अरे बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया। ओके, फैटी लिवर क्या होता है? ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि जो हमारा लिवर होता है, जब भी आप कुछ मदिरा पान का सेवन करते हैं तो सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? सबसे पहला असर पड़ता है जब आप लड़खड़ाने लगते हैं, थोड़ा सा आपकी चाल थोड़ी सी ऐसी बहकने से लगती है। अब ये जो तुम्हारी जो हाँ चाल जो है वो लड़खड़ाने लगती है, वो इसलिए लड़खड़ाने लगती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा है सेरेबेलम, जो कि तुम्हारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले वो मदिरा पान का जो नशा है वो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ता है और उसके बाद में चढ़ता है लिवर के ऊपर। तो सेरेबेलम इफेक्ट होता है, सेकंड नंबर पे इफेक्ट होता है तुम्हारा लिवर, जहां पे एक्सेसिव अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से लिवर के जो सेल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और लिवर सिरोसिस होता है, जिसको फैटी लिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ जेजुनम वाला वापस चलो बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है डाइजेशन की, कहां से होती है भैया? माउथ से होती है। माउथ में 2 प्रकार का डाइजेशन होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, अब जो टीथ होते हैं उनका जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2123 होता है एडल्ट्स में और 2102 होता है चिल्ड्रन में, ये हमें पता है। ठीक है, उसके बाद में केमिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जो मदद करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में 30% डाइजेशन में मदद करता है। अब माउथ के बाद में क्या आ जाता है बेटा? माउथ के बाद में आ जाता है तुम्हारा ईसोफेगस। ईसोफेगस तुम्हारा 25 सेंटीमीटर लंबा मस्कुलर ट्यूब है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करता है। अभी जो माउथ से खाना आया था इसको क्या बोला था बच्चा? इसको बोला था बोलिस। अब इसके बाद में आ जाता है ईसोफेगस के बाद में स्टमक। स्टमक में 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। HCl, उससे बचने के लिए म्यूकस, पेप्सिनोजन, उसके बाद में लाइपेज और इंट्रिंसिक फैक्टर।
यहाँ पे HCl 2 काम करता है, एक तो किल्स बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, और दूसरा वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जो कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, लाइपेज फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। स्टमक से जब खाना निकलता है तब उसको बोला जाता है काइम। अब स्टमक से जब खाना तुम्हारा जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब यहां पे तुम्हारे 2 और स्ट्रक्चर्स के सिक्रेशंस आते हैं। एक तो आते हैं पैंक्रियाज के और उनके नखरे उठाने के लिए लिवर के। लिवर का जो स्टोरेज है वो कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। पैंक्रियाज से क्या रिलीज होता है? पैंक्रियाज से रिलीज होता है तुम्हारा 2 चीजें, एक तो होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स में मदद करता है, लाइपेज फैट्स में मदद करता है, और इनके लिए लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है। बाइल के 2 काम होते हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक तो एल्कलाइन मीडियम बनाता है और एक इमल्सिफिकेशन करता है। 2 काम ये करता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गया गॉल ब्लैडर में स्टोरेज ऑफ बाइल, यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद में खाना यहाँ पे डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो बाकी का बचा हुआ है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे इसको मैं और बॉक्सेस में बना देती हूँ। सबसे पहले आ गया माउथ, उसके बाद में आ गया ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे उसके बाद में स्वाहा। अब बताइए एक एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। नाउ इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? अंकित भारद्वाज कहाँ से लेकर आते हो इतने कंसेप्ट? तुम कहाँ से लेकर आते? क्लियर? हाँ, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई मौजूद होते हैं और ये इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन। मजाक बना रहे हो भंडारी जी हमारा? म्यूकोसा बच्चा, अपूर्वा म्यूकोसा प्रिवेंट करती, मतलब म्यूकस जो है वो प्रिवेंट करती है। स्टमक की डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती है लेकिन म्यूकस प्रिवेंट करती है। वापस जवाब दे दो। अरे यार ये तो दिक्कत हो गई यार, ये तो मुझे बुरा लग गया। स्टॉपिंग द पोल, शो द रिजल्ट्स। पोल यहाँ पे शायद थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है हमें। पोल यहाँ पे, पोल इज नॉट कमिंग। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने आंसर बता दिया, उससे ही हम देख लेते हैं कि प्रोटीन्स का डाइजेशन जो है वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है, ये पूछा गया था। लेकिन स्टार्ट कहाँ होता है ये बताओ? तो स्टार्ट होता है तुम्हारे स्टमक में, स्टार्ट होता है स्टमक में, एंड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन जो है वो खत्म हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, शुरुआत होती है स्टमक में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। और यहाँ पे हमारा जो डाइजेस्टिव वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। अपेंडिक्स वाज नॉट रिप्लेस्ड बाय स्टमक एक्चुअली। अपेंडिक्स हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जहां पे हर्बिवोर्स उनको अभी भी इस्तेमाल करते हैं डाइजेशन के लिए, लेकिन हमारे पास में नहीं होता। हिचकी का रीजन रेस्पिरेशन में बताऊंगी। माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है डेफिनेटली, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। हो गया क्यों? डाइजेशन इतना सही था? टफ लगा क्या? जो सब लोग प्रॉमिस करते हो कि क्लास में याद करेंगे, तो याद हुआ है कि नहीं हुआ है? स्टार्ट प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट स्टमक में होता है। ठीक है, अरे बच्चा, प्रोटीन्स का स्टार्ट स्टमक में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ में होता है। जेजुनम, डिओडिनम के बाद आता है जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम और इलियम के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। डायमीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मोस्टली सब याद हो गया ना? चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अभी पोल चल नहीं रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। सब लोग अब इसके बाद में क्या करेंगे? रिवीजन नहीं करेंगे, सीधे जाके डीपीपी सॉल्व करेंगे, और जो भी तुम्हारे आंसर्स आएंगे, जो भी तुम्हारा स्कोर, जो भी तुम्हारा एक्यूरेसी आएगा, वो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना और हम लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर। जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम।